वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मिडिवल हिस्ट्री यूनिट फोर्थ। यूनिट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से देख सकते हैं। और इंग्लिश पॉलिटी की वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ यूनिट वाइज विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो या किसी और भी वीडियो मतलब इस लेक्चर या किसी और भी लेक्चर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा लेक्चर। तो आज जो हमें पढ़ना है यूनिट फोर्थ में द मुगल एम्पायर, और मेनली मुगल एम्पायर में इस लेक्चर में जो हम करेंगे केवल अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखेंगे और मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। और बाकी इसके बाद जो शाहजहाँ और उनके बाकी रूलर्स रह जाते हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। मतलब अकबर की जो मेनली नीतियाँ हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से करेंगे डिटेल में। अगर अकबर की बात करें तो उन्होंने 1556 से 1605 तक इंडिया पर रूल किया, और अकबर को भारत के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद सिंहासन पर ही बैठे थे, लेकिन इनकी स्थिति खतरनाक थी क्योंकि दिल्ली पर उस वक्त अफगानों ने कब्जा कर लिया था, और इनमें कमांडर इन चीफ हेमू इनके प्रभारी थे। उसके बाद 1556, देखिए 1556 से पहले हमने 1526 ईस्वी का देखा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें कि इब्राहिम लोधी और बाबर का आमना सामना होता है, और इब्राहिम लोधी की हार होती है और बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करने में सफल रहते हैं। उसके बाद दोबारा से जब पानीपत का युद्ध होता है तो 1556 ईस्वी में होता है, और इसमें भाग लेते हैं हेमू और अकबर। तो देखा जाए तो हेमू जीत की कगार पर थे, लेकिन एक तीर उनकी आंख में लग जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं और उनकी सेना वहां से भाग जाती है। और भाग्य ने उस वक्त अकबर का साथ दिया, और यहाँ से फिर से मुगल वंश की जो मतलब स्थापना बाबर ने की थी उसकी जड़ें वापस से मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि अकबर को पानीपत के द्वितीय युद्ध में सफलता मिलती है। अकबर के शासनकाल के पहले 5 वर्षों के दौरान बैरम खान ने उनके रीजन के रूप में काम किया था। उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। 5 साल बाद अकबर ने उसे अदालत की साजिश के कारण हटा दिया और मक्का भेज दिया, लेकिन रास्ते में बैरम खान को एक अफगान ने मार दिया, और अकबर की सैन्य विजय व्यापक थी। उसने आगरा से लेकर गुजरात तक और फिर आगरा से बंगाल तक उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत किया, और बाद में वे दक्कन चले गए। तो अगर आपसे दक्कन की नीति पूछी जाए तो उसमें आपको यही मेंशन करना है, ठीक है। देखिए अब है मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकबर की नीति भी लिख सकते हैं आप इसमें, मतलब अकबर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सारे रूलर्स ने राजपूतों के साथ मतलब इतने अच्छे संबंध स्थापित नहीं किए थे जितने अकबर ने किए। अब अकबर की राजपूत नीति की बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिप्टिव है ये। उन्होंने राजा भारमल की जो पुत्री थी राजकुमारी से शादी की थी, जो कि जोधाबाई थी। अब मुगलों के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि राजपूतों ने 4 पीढ़ियों तक मुगलों की सेवा की थी, और इनमें से कई सैन्य जनरलों के पद पर भी थे। राजा भगवान दास और राजा मान सिंह को अकबर द्वारा प्रशासन में वरिष्ठ पद दिए गए। एक एक करके सभी राजपूत रियासतें अकबर को सौंप दी गई। आगे फिर मतलब कई हार के बावजूद मेवाड़ के राजाओं मतलब मेवाड़ के जो राणाएँ हैं उनको ललकारा अकबर ने, और हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मतलब अलग से आपको आ सकता है हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ, किस किस के बीच हुआ और कौन इसमें विजयी रहा। तो राणा प्रताप सिंह को 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना से बुरी तरह पराजित होना पड़ा। देखिए हल्दी घाटी के युद्ध को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब काफ़ी मतों के अनुसार हमें ये पता चलता है कि इस युद्ध में अकबर की ही जीत हुई थी। लेकिन अब अगर आप किसी भी वेबसाइट पे चेक करते हैं तो आपको यही देखने को मिलेगा कि इस युद्ध में जो विजय हुए थे वो राणा प्रताप सिंह थे, ठीक है। तो आप जो भी लिख रहे हैं आपको सोर्स का नाम लिखना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आप ये लिख रहे हैं कि राणा प्रताप की जीत होती है, तो आपको अपने उत्तर में लिखना पड़ेगा कि वो आप किस स्रोत के अनुसार लिख रहे हैं। या आप लिखते हैं अकबर की विजय होती है तो आप एनसीईआरटी के अनुसार लिख रहे हैं, या किसी और पुस्तक के अनुसार वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मेवाड़ की हार के बाद अधिकांश प्रमुख राजपूत शासकों ने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। अकबर की राजपूत नीति को व्यापक धार्मिक सहिष्णुता के साथ जोड़ा गया, और उन्होंने तीर्थ कर और बाद में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। देखिए ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जजिया कर क्या है और उसकी समाप्ति किसने की। तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर होता है और इसकी समाप्ति अकबर ने की थी।
अकबर की राजपूत नीति मुगल राज्य के साथ साथ राजपूतों के लिए भी फायदेमंद थी। गठबंधन ने मुगलों को सबसे बहादुर योद्धाओं की सेवाएं प्रदान की। दूसरी ओर इसने राजस्थान में शांति सुनिश्चित की और मुगल सेवा में शामिल होने वाली कई राजपूत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर अपनी धार्मिक नीति के कारण इतिहास के पन्नों में प्रसिद्ध हैं और उनके धार्मिक विचारों के लिए विभिन्न कारक भी जिम्मेदार थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सूफी संतों के साथ उनके शुरुआती संपर्क है। उनके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ की शिक्षाएं हैं। राजपूत महिलाओं के साथ उनका विवाह, शेख मुबारक और उनके दो शानदार बेटे अबुल फैज़ी और अबुल फजल जैसे बौद्धिक दिग्गजों के साथ उनका जुड़ाव था और हिंदुस्तान में साम्राज्य स्थापित करने की उनकी महत्वाकांक्षा। अपने जीवन की शुरुआत में अकबर एक धर्मपरायण मुसलमान थे, लेकिन आमेर की जोधाबाई से शादी करने के पश्चात उन्होंने तीर्थ कर को समाप्त किया और 1562 ईस्वी में उन्होंने जजिया कर को भी समाप्त किया। उसने अपनी हिंदू पत्नियों को अपने देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी और बाद में वह एक संदेहवाही मुसलमान बन गया। 1575 ईस्वी में उन्होंने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना मतलब एक पूजा घर का निर्माण कराने का आदेश दिया। अकबर ने हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म जैसे सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया और राजनीतिक मामलों में मुस्लिम उलेमाओं के हस्तक्षेप को नापसंद किया। उसके बाद फिर 1579 ईस्वी में उन्होंने अचूकता डिक्री जारी की, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी धार्मिक शक्तियों का दावा किया। उसके बाद 1582 ईस्वी में उन्होंने दीन इलाही धर्म मतलब ईश्वरीय आस्था नामक एक नए धर्म का प्रचलन किया। तो दीन इलाही धर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह एक ईश्वर में विश्वास करता है और इसमें सभी धर्मों के अच्छे बिंदुओं को जोड़ा गया, ठीक है, जिसका आधार तार्किक था। यह कोई हट धर्मिता नहीं था। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों को अलग करने वाली खाई को पाटना था, मतलब काटना था एक तरीके से। हालांकि उनका नया विश्वास विफल साबित हुआ। उनकी मौत के बाद ये भी ठप हो गया। उनके जीवन काल में भी बीरबल सहित अनेक मतलब बहुत सारे लगभग 15 अनुयायी थे। अकबर ने अपनी नई आस्था के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया था। अब देख लेते हैं अकबर द्वारा किए गए कुछ भू राजस्व प्रशासनिक सुधार। तो अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व प्रशासन में कुछ प्रयोग किए। अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है। राजा टोडरमल ने इसमें और सुधार किए। इसे दहसला प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है और 1580 ईस्वी में पूरी हुई थी। इस प्रणाली द्वारा टोडरमल ने भूमि नाप की एक समान प्रणाली की शुरुआत की। राजस्व पिछले 10 वर्षों के आधार पर निर्धारित भूमि की औसत उपज पर निर्धारित किया। इसके अलावा इन्होंने भूमि को 4 श्रेणियों में बांटा। तो पहला इसमें था पोलाज मतलब हर साल खेती। दूसरा इन्होंने इसको बांटा परौती मतलब 2 साल में एक बार खेती। चचर का मतलब होता है 3 या 4 साल में एक बार। और उसके बाद बंजार मतलब 5 या अधिक वर्षों में एक बार। तो राजस्व का भुगतान आमतौर पर नगद में लेते थे ये। अब आती है इस यूनिट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है तो इसको अच्छे से करेंगे हम। अकबर ने अपने प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की और इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक अधिकारी को एक पद मतलब एक मनसब दिया जाता था। रसोइयों के लिए भी निम्नतम रैंक 10 और हाईएस्ट जो होती थी वो 5000 होती थी। शाही रक्त के राजकुमारों को और भी उच्च पद दिए गए। मतलब ये जो रैंकिंग थी उसको 2 जात और सवार में विभाजित किया गया। जाट का मतलब होता था व्यक्तिगत और यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति को तय करता था और सावर रैंक एक व्यक्ति के घुड़सवार सैनिक की संख्या को दर्शाता था जिन्हें बनाए रखने की आवश्यकता थी। प्रत्येक सवार को कम से कम 2 घोड़े रखने पड़ते थे। मनसब पद वंशानुगत नहीं था। सभी नियुक्तियों और पदोन्नति के साथ साथ बर्खास्तगी सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी। ठीक है, ये अकबर की एक बहुत ही पुरानी सी पिक्चर है। तो देख लेते हैं अकबर से रिलेटेड। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था सिंध के अमरकोट में। और कहा जाता है कि इनका जन्म एक राजपूत घराने में हुआ था, राणा वीर साल के घर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थी। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर स्थान पर हुआ था।
और 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्ज़ा अबुल कासिम ने किया था। बैरम खान को अकबर का वज़ीर नियुक्त किया गया। देखिए उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि हमने अभी मतलब थोड़ी देर पहले भी इसको डिस्कस किया, लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो इसको एक बार अलग से भी हम कर लेते हैं। तो ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था और ये दूसरा पानीपत का युद्ध था, जो कि अकबर के वज़ीर और संरक्षक बैरम खान और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वज़ीर हेमू के बीच हुआ था। इसमें हेमू की पराजय होती है और वो मारा जाता है। उसके बाद है तिलवाड़ा का युद्ध, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अकबर का संरक्षण बैरम खान अकबर के वयस्क होने के बाद भी शासन को अपने हाथ में रखना चाहते थे और इसी कारण बैरम खान और अकबर के खिलाफ भी विद्रोह हो जाता है। मतलब बैरम खान ने अकबर के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। दोनों के बीच तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें बैरम खान पराजित होते हैं और अकबर ने बैरम की विधवा से शादी की और बैरम का जो पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसको अकबर ने संरक्षण दिया। देखिए उसके बाद मुगल काल में महिलाओं की स्थिति भी पूछी जाती है, तो उसमें आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। पर्दा शासन, ये घटना अकबर से जुड़ी हुई है। 1560 से 62 ईस्वी के बीच अकबर शासन में अकबर की परिवार की महिलाएं प्रभावशाली रहीं और इसी कारण से इसको इस प्रभाव की वजह से इस काल को पर्दा शासन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है अकबर का राजत्व सिद्धांत। तो अकबर के राजत्व सिद्धांत के अनुसार राजा के पद को देवीय माना जाता है और राजा को देवीय प्रकाश माना जाता है, मतलब जिसके आगे सबको झुकना पड़ता है। अकबर का राजत्व उदार निरंकुशता पर आधारित था। राजनीतिक व्यवस्था पर कट्टरवाद का प्रभाव काफ़ी कम देखने को मिलता है और शासक जनहित संबंधी अपने कर्तव्य के प्रति सजग था। प्रजा के लिए पितर के समान पिता के समान था और अपनी प्रजा से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और सत्य का विवेक इन सभी चीज़ों में शामिल था। अब अकबर द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई या साम्राज्य के विस्तार में किन किन युद्धों का सामना उन्हें करना पड़ा। तो सबसे पहला है इसमें मालवा अभियान, जो कि 1561 ईस्वी में हुआ था और साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर का पहला आक्रमण था, जो कि बाज बहादुर के ऊपर था। इस अभियान का भी नेतृत्व अधम खान और पीर मोहम्मद खान ने किया था और मालवा का शासक बाज बहादुर पराजित हो जाता है और भागकर बुरहानपुर में शरण ले लेता है। उसके बाद बाज बहादुर की जो सुंदरी एक पत्नी थी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, रानी रूपमती, वो अपने सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से आत्महत्या कर लेती है, मृत्यु को अपना लेती हैं। उसके बाद होता है गढ़कटंगा अभियान, जो कि 1564 ईस्वी में हुआ था। गढ़कटंगा गोंडवाना प्रदेश में है, जो कि जबलपुर के पास के क्षेत्र में है। तो यहाँ के राजा की भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनकी विधवा पत्नी रानी दुर्गावती ये राज कर रही होती हैं और अकबर साम्राज्य में अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कड़ा के सूबेदार आसफ खान ने दमोह के पास रानी दुर्गावती को पराजित किया। पराजित होने के बाद रानी दुर्गावती को बंदी बनाए जाने का भय था, तो इसलिए वो खुद को छुरा मार लेती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं। उसके बाद गढ़कटंगा पर भी अकबर का राज्य स्थापित हो जाता है। फिर आता है राजस्थान अभियान। तो राजस्थान अभियान में अकबर की राजपूत नीति आती है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी नोट्स में PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1570 ईस्वी तक मेवाड़ के अलावा राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया और 1568 ईस्वी में मेवाड़ को अधीन करने के लिए अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 4 महीने की घेराबंदी के बाद जब चित्तौड़ का राजा उदय सिंह बाहर नहीं आया, तो अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया और 30,000 से अधिक लोग इसमें मारे जाते हैं। किले में रसद की कमी हो जाती है। राजा उदय सिंह किले की सुरक्षा जयमल और फत्ता के हाथों में सौंप कर की गुप्त रास्ते से परिवार के साथ चले जाते हैं पहाड़ी पर, लेकिन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्यहरण होता है और महाराणा ने मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार किया। अकबर ने कई दूत मंडलियां भेजकर महाराणा प्रताप के दरबार में संदेश भिजवाए, लेकिन अकबर का स्पष्ट आदेश था कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन महाराणा प्रताप ने दूतों के साथ स्पष्ट रूप से अवमानना संदेश भेजा और अकबर के पास शक्ति प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अब देख लेते हैं हम अकबर के नवरत्न। तो इनके नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीरबल हैं पहले, दूसरे इसमें अबुल फजल हैं, तानसेन है, अब्दुल रहीम खाने खाना है, उसके अलावा इसमें मानसिंह है, टोडरमल और नेक्स्ट है यहाँ पे फैज़ी,
हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याज़ा। तो ये अकबर के नवरत्न हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। अब अकबर के शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। तो दास प्रथा का अंत भी अकबर के द्वारा किया गया था 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा पर जो कर था उसको समाप्त किया गया 1563 में। 1564 में जजिया कर की समाप्ति। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1567 में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई। 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 75 में इबादत खाने का निर्माण। उसके बाद फिर 79 में दहसाला प्रणाली की घोषणा। और 1580 में सूबों में विभाजित किया गया अपने राज्य को। 82 में दहसाला प्रणाली लागू की और दीन इलाही धर्म की घोषणा की। 83 में इलाही संवत की स्थापना की। अब अकबर की धार्मिक नीति जो कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, नोट्स में आपको सेपरेटली भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो यूनिट 4 हम कर रहे हैं इसमें आपके रह जाते हैं अकबर के जो पुत्र हैं और जो औरंगजेब हैं, शाहजहां हैं, सलीम हैं, इनको मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।